हाय गाइस, वेलकम अगेन टू सुपीरियर क्लासेस। आई एम जे बादिल और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कई सारी चीजें कवर कर ली, जिसमें लास्ट टॉपिक अपना था रेजिस्टेंस, यानी कि विरोध, अपोजिशन। ठीक, जब भी करंट फ्लो होता था तो हमने दो चीजें देखी थी। एक था पोटेंशियल डिफरेंस, जो करंट को फ्लो होने के लिए पुश करता था, और एक था रेजिस्टेंस, जो कि अपोज करता था, कहता था करंट को फ्लो नहीं होने देना। ये दोनों मिलकर के काम करते थे, और जहां पर रेजिस्टेंस बहुत कम होता था वहां पर कंडक्टिविटी उसकी, वहां पर कंडक्शन ऑफ करंट बहुत इजीली होता था, उसे गुड कंडक्टर कहते थे। और जहां पर रेजिस्टेंस बहुत हाई होता था वहां पर इसको हम बैड कंडक्टर कहते थे। अच्छा, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर की चीजें हमने पढ़ लिया था, लेकिन एक चीज तो है कि करंट फ्लो हो रहा है जिन कंडक्टर्स से भी रेजिस्टेंस तो उसमें है, अपोज तो हो रहा है, करंट का फ्लो ऑफ चार्जेस का अपोज हो रहा है, विरोध हो रहा है, चाहे वो उसकी कंडक्टिविटी उसकी रेजिस्टिविटी की वजह से हो, चाहे वो उसकी रेजिस्टिविटी की वजह से हो, या फिर वो उसकी लेंथ ऑफ कंडक्टर की वजह से हो, ठीक, किन्हीं रीजंस से हो, टेम्परेचर की वजह से हो, बट अपोज हो रहा है। हमने पढ़ा था फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लासेस में सीख ली हैं, और अगर इन चीजों के बारे में आप नहीं जानते हैं तो पहले उन लेक्चर्स को कंप्लीट देख करके आइए, फिर ये आपको क्लियरली समझ में आने वाला है। अब मैं बात कर रहा था कि अगर किसी कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, और फ्लो ऑफ करंट के साथ साथ उसका अपोज भी हो रहा है, आर भी काम कर रहा है, रेजिस्टेंस भी काम कर रहा है, इसी सिचुएशन में जब एक पर्सन कोई काम कर रहा है, दूसरा उसका अपोज कर रहा है, तो गर्मा गर्मी होना तय है, गर्मा गर्मी होना तय है। और अगर कोई चीज, किसी चीज का अपोज हो रहा है, उस चीज को और ज्यादा करवाया जाए तो गर्मा गर्मी और ज्यादा होगी, हीट और होगी। ज्यादा टाइम तक करवाया जाए तो हीट यानी कि गर्मी और बढ़ेगी। तो कुल मिला जुला करके कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि करंट का फ्लो होना है जिसका अपोज हो रहा है, अपोज करने वाला रेजिस्टेंस है, तो जितना ज्यादा करंट को फ्लो करेंगे उतना ज्यादा अपोज होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा अपोज होगा, जितने ज्यादा टाइम तक फ्लो होगा उतना ज्यादा अपोज होगा। कौन कौन चीजों पर डिपेंडेंसी है सर? करंट पर, कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, और किस चीज पर? रेजिस्टेंस पर, कि कितना विरोध हो रहा है, कितनी मुखालिफत हो रही है, और किस चीज पर? कि कितने टाइम तक फ्लो होता जा रहा है करंट। ऐसी कई सारी चीजें हमारे आसपास में हैं, हमारे आसपास में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जिनको यूज करते हैं हम, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है। जैसे वो फिलामेंट वाला हमारा बल्ब आता था, हीट करके ग्लो करने लगता था, है ना, जिसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता था। एनसीईआरटी बताती है कि इस टंगस्टन को हमने क्यों लिया है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। कितना? 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्ट होने से तो रहा, अब ये हीट होए जा रहा है, होए जा रहा है, ग्लो करने लग जा रहा है। ठीक, अब जब ग्लो करने लग गया बल्ब, उसको एक कवच में लगा दिया है ग्लास के, और उसके अंदर इनर्ट गैसेस जैसे आर्गन हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, इनको फिल कर देते हैं। और जब इन इनर्ट गैसेस को फिल करते हैं, ठीक है, लाइट चली गई है, इनर्ट गैसेस को जब फिल करते हैं तो इससे क्या होता है कि आसपास की ऑक्सीजन से वो फिलामेंट रिएक्ट नहीं करेगा और बर्न नहीं हो जाएगा। ठीक, क्या होगा? अगर इस ग्लास के कवर को हटा दिया जाए, सिर्फ फिलामेंट हो, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, जब ये जलेगा, जब ग्लो करेगा, हीट करेगा, तो हीट करने के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, उस हाई टेम्परेचर पे उससे रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी।
स्पेशली ऑक्सीजन से, ठीक। और इसको इसीलिए कवर में करके रखते हैं, उसके अंदर इनर्ट गैसेस फिल करके रखते हैं। ऐसे ही आपके पास बहुत सारी चीजें, जैसे इलेक्ट्रिक केटल हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, है ना, और क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक गीजर है। जितनी चीजें आपके पास गर्मी पैदा करने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, वो सारी की सारी इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज करती हैं। और उन सारे में ही फिलामेंट लगा हुआ होता है। कई बार आप इलेक्ट्रिक आयरन को मैकेनिक के पास लेकर के जाएंगे तो कहेंगे फिलामेंट जल गया इसका, फिलामेंट खराब हो गया इसका, ठीक। तो ये सारी चीजें किस पे बेस्ड हैं सर? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब करंट फ्लो करता है कई तरह के इफेक्ट्स आते हैं, ठीक। जिसमें से एक मैग्नेटिक इफेक्ट है जो इसके बाद के चैप्टर में आपको पढ़ना है, और एक हीटिंग इफेक्ट है। तो हीटिंग इफेक्ट में हमने क्या क्या देखा? हमने कई सारी चीजें देखी हीटिंग इफेक्ट में। हमने देखा इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक केटल और इलेक्ट्रिक गीजर, कई सारी चीजें देखी। अब मैं पहले समझा दूं आपको कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है, कितना हीट प्रोड्यूस होगा, फिर उसके बाद आकर के फिर से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे जो कि हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड हैं उन पे एक बार फिर से आकर के हम बात कर लेते हैं, ठीक। तो जूल सर ने क्या, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो बताया गया, इन्होंने बताया कि हीटिंग इफेक्ट क्या है कि डिपेंड करता है किस चीज पर, हीट जो प्रोड्यूस होगी किसी कंडक्टर में अगर करंट को फ्लो करते हैं तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगी किसके? करंट के फ्लो के स्क्वायर के, ठीक। उस कंडक्टर में जितना करंट फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर के, और क्या, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगी उसमें उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगी किसके? किसके? टाइम के, टाइम इंटरवल के। यानी कि मैं कह सकता हूं H is directly proportion to I square, H is directly proportion to R, H is directly proportion to T, ठीक। तो मैं इसको लिख सकता हूं H is directly proportion to I square R T, और इसको इक्वलिटी के साइन के साथ रिमूव करेंगे तो H is equal to I स्क्वायर आर टी ही लिखेंगे, क्योंकि यहां पर जो कांस्टेंट होता है वो 1 होता है। तो ये तो हमको मिल गया कि ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से एक इक्वेशन हमको मिल गई, ठीक। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी की, क्लियर है? अच्छा, ये इक्वेशन हमको मिल गई, लेकिन मैं कह रहा हूं आ कहां से रही है सर ये इक्वेशन? आ कहां से रही है? इसका थोड़ा सा प्रूफ हमको जानना है। तो इसके प्रूफ के बारे में अगर मैं कहूं तो हमारे पास हमने बताया था आपको कि जब हम किसी वर्क को करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, है ना। अब क्या है कि अगर मैंने कोई वर्क किया है तो उस वर्क से एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और फिर उस एनर्जी को यूज करके फिर से कोई दूसरा वर्क परफॉर्म किया जा सकता है ना। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको बल्ब में ला करके यूज करते हैं तो वो लाइट एंड हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, और फैन में यूज करेंगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है मोटर उसको, इलेक्ट्रिकल मोटर उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, और उस मैकेनिकल एनर्जी से फैन रोटेट करता है और फिर एयर का फ्लो होता है, फिर एयर के पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं तो वो एयर एनर्जी हो गई, है ना, विंड एनर्जी। हाँ, उसको हमने यूज नहीं किया ये अलग बात है, लेकिन अगर वहां पर छोटे छोटे टर्बाइंस लगा दें, फैन चल रहा हो, तो उससे एनर्जी मिलने नहीं लगेगी, हमें मिलने लगेगी। तो कुल मिलाकर के अगर हमारे पास वर्क डन की बात करें और एनर्जी की बात करें तो दोनों एक इंटर कन्वर्टिबल हैं और एक जैसी चीजें होती हैं। तो मैं कहूंगा मेरे पास वर्क डन से रिलेटेड कोई फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है क्या? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस वाला। पोटेंशियल डिफरेंस में हमने पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक। वर्क डन
पर यूनिट चार्ज, किसी चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक लाना हो तो पर यूनिट चार्ज जो वर्क करना पड़ेगा उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इसे मैंने कहा W बाई क्यू, W बाई क्यू। यहां से मैं कहूं W बाई क्यू को मैं कह सकता हूं W इक्वल्स टू V क्यू, V क्यू, या तो फिर मैं अभी इसको कैपिटल में ही लिख दे रहा हूं क्योंकि हमने अभी तक कैपिटल में ही यूज किया है, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं है कैपिटल स्मॉल में यूज करने में चार्ज को। तो वर्क डन क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई चार्ज के, वर्क डन तो यही हुआ ना। अब वर्क डन ही तो एनर्जी में चेंज हो जाएगा, और अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो तो सारा का सारा एनर्जी में चेंज हो जाएगा। और इन्होंने बता रखा है यहां पर कि रेजिस्टेंस पर डिपेंडेंसी होगी, किस पे, रेजिस्टेंस पर डिपेंडेंसी होगी। तो अब मैं अगर चाहूं तो पहले मैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ला करके इस इक्वेशन को ले आऊं, और फिर कई सारी और इक्वेशंस भी हम यहां पर लाके रखेंगे। तो यही क्या होगा, यही वर्क डन हमारा एनर्जी में चेंज होगा, और वो एनर्जी कौन सी होगी, वो एनर्जी होगी हमारी हीट एनर्जी। वो एनर्जी क्या होगी, हीट एनर्जी। मैं पोटेंशियल डिफरेंस V को IR लिख सकता हूं क्या, V इक्वल्स टू IR। और Q क्या होता है, चार्ज। चार्ज क्या होता है, हमने कहा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, यानी कि I इक्वल्स टू Q बाई T। तो Q क्या हो गया, IT हो गया, Q क्या हो गया, IT। यहां से I स्क्वायर हो गया, H क्या हुआ, I स्क्वायर RT के, यानी कि हमें क्या मिल गया, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। यानी कि हीट डिपेंड करेगा किस पे, करंट के स्क्वायर पे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पे, एंड टाइम इंटरवल पे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पे एंड टाइम इंटरवल पे। तो इससे ये चीजें हमको क्या मिली कि हीट एनर्जी हमारी क्या निकल कर क्या है, आई स्क्वायर RT। अच्छा, इस आई स्क्वायर RT को अगर मैं कहूं कि लाओ इसको मैं चेंज करता हूं, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखे ना, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखे, तो मैं I को V बाई आर लिख सकता हूं। V इक्वल टू आई आर होता है, आई आर होता है, तो I को V बाई आर लिख सकता हूं। I इक्वल्स टू, इससे I इक्वल्स टू V बाई आर लिखा जा सकता है, और I की जगह पर अगर मैं V बाई आर लिखूंगा यहाँ पे, तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये RT यहाँ पे रह जाएगा। तो यहां से R और R कैंसिल हुआ, यहां से हमको क्या मिला, यहां से हमको मिल गया H इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R मल्टीप्लाइड बाई T, V स्क्वायर बाई R मल्टीप्लाइड बाई T। तो यानी कि हीट की एक इक्वेशन हमारे पास ये भी हो सकती है ना। और अगर मैं यहां से एक इक्वेशन और लिखना चाहूं यहीं से, तो मैं लिख सकता हूं हीट क्या हो जाएगी, V पोटेंशियल डिफरेंस, और Q हमारा आया है IT, तो VIT भी एक इक्वेशन हो सकती है। इन इक्वेशंस को इस तरह से हमने, कहां से, इन इक्वेशंस को हमने अपनी पिछली इक्वेशन से, ओम्स लॉ के फार्मूले से, इन सब जगहों से हमने डिराइव कर लिया है। तो हम कह रहे हैं कि क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहता है कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी किसके, करंट के स्क्वायर के, एंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के, एंड टाइम इंटरवल के। यानी कि हमने कहा H इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT, हमने पहले उसको देख लिया, फिर उसको प्रूव भी कर लिया, और उसकी 1, 2 एंड 3 डिफरेंट इक्वेशंस जो डिफरेंट सिचुएशंस में हम यूज कर सकते हैं उसको हमने बना लिया। ये इक्वेशंस हमारे डिफरेंट सिचुएशंस में हो सकती हैं। कब हो सकती हैं, मान लीजिए कि कहीं करंट का फ्लो हो रहा है और सारी जगहों पर करंट सेम है, कहीं पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, तो उसमें हमको समझ में आ जाएगा कि कब कौन से इक्वेशंस को हम यूज करने जा रहे हैं। तो ठीक है, अब मैं इस पे आता हूं वापस से कि कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पर काम कर रहे हैं। कौन कौन से ऐसे अप्लायंसेज हैं जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो हमारा था सर इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक, इलेक्ट्रिक बल्ब, और हमारा था इलेक्ट्रिक हीटर,
और इलेक्ट्रिक गीजर, और क्या था, ये सारी चीजें जो हीट करने की है, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह। अब मैं उन सारी चीजों को नहीं लिखता। एक और इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है, वो क्या है सर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक गीजर भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। आपका जो हेयर स्ट्रेटर होता है, जो गर्म करके बालों को सीधा करते हैं, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक आयरन भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज जब होता है तो हमारे पास आता है फ्यूज वायर। क्या है सर, फ्यूज वायर। अब एक एक करके समझिएगा, ठीक, कि क्या होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। अभी मैंने बताया कि इसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है, एक फिलामेंट लगा होता है। मान लीजिए कि ये आपका एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और इस बल्ब के अंदर ऐसे फिलामेंट्स लगे हुए हैं, ऐसे फिलामेंट्स लगे हुए हैं। जब इसके अंदर करंट जाएगा, और क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, और इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो ये ग्लो करने लगता है। क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। नॉर्मली अब मोस्ट ऑफ द केसेस में किससे बना होता है, टंगस्टन से। किससे, टंगस्टन से। हटा दें इसको भी, नोट करना हो तो कर लें, ठीक। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है, ये बना होता है टंगस्टन से, जिसका सिंबल है W, ठीक। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक। अब इतना टेम्परेचर पे अगर ये मेल्ट कर रहा है तो फिर बहुत ज्यादा हीट कर सकता है ना, बहुत ज्यादा हीट कर सकता है। लेकिन इतना ज्यादा टेम्परेचर है तो मेल्ट करेगा नहीं, और जब मेल्ट करेगा नहीं तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, ग्लो करता रहेगा। हाँ, तो इसलिए इसका फिलामेंट लगाते हैं, किसका, टंगस्टन का, पहली चीज। दूसरी चीज, कवरिंग क्यों होती है इसके ऊपर, क्योंकि हमें इसको एक अलग इन्वायरमेंट देना है, इसको ऑक्सीजन से अलग करके रखना है, इसको रिएक्टिव गैसेस से हटा करके रखना है। तो इसको ग्लास से कवर करके इसके अंदर फिल करते हैं इनर्ट गैसेस। कोई इनर्ट गैस फिल करेंगे, इनर्ट गैस कोई फिल करेंगे। वो इनर्ट गैस मेनली जो फिल की जाती है वो होती है आर्गन, ठीक। कुछ केसेस में नाइट्रोजन गैस भी फिल की जाती है अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक। आर्गन एंड नाइट्रोजन जैसी इनर्ट गैसेस इसके अंदर फिल की जाती हैं। क्यों फिल की जाती हैं, ताकि यहां पर ऑक्सीजन ना हो, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा सारा, और ये बल्ब का जो फिलामेंट है ये जल करके खराब हो जाएगा। इसलिए इसको कवर में रखते हैं और इसके अंदर इनर्ट गैसेस फिल कर देते हैं। तो ये दो चीजें हैं, एक तो फिलामेंट आपको याद रखना है कि टंगस्टन का है, टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, और इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस में कौन कौन सी गैसेस फिल की जाती हैं बल्ब के अंदर, ठीक। अब इलेक्ट्रिक हीटर में भी यही कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक हीटर में भी यही कॉन्सेप्ट है। क्या, कि इसके अंदर हम ऐसा एलॉय यूज करेंगे जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस हो इसका, और हीट करे, ग्लो करे। क्लियर है, हाँ। और इलेक्ट्रिक गीजर हो, जितनी तरह के फिलामेंट्स वाली चीजें हैं, सब में लगभग मेल्टिंग पॉइंट हाई के लिए मेल्टिंग पॉइंट हाई चाहिए और रेजिस्टेंस भी हाई चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फ्यूज वायर क्या होता है सर? फ्यूज वायर एक वायर होता है जहां से मेन सप्लाई आपके घर पे आ रही होती है ना, उस मेन सप्लाई के पास पहले उस वायर से होकर के करंट को फ्लो करवाया जाता है, फ्यूज वायर से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसको एक स्पेशल मटेरियल से इस तरह बनाया जाता है, ठीक, एलॉय से ही सही, लेकिन ऐसा बनाया जाएगा, इस तरह से बनाया जाएगा कि मान लीजिए कि आपके घर पे सारे अप्लायंसेज ऐसे हैं जो 5 एम्पियर के करंट से आराम से चल सकते हैं, ठीक। अब अगर उससे ज्यादा का करंट उसको मिले तो वो खराब हो सकते हैं, इसलिए कि अगर करंट उससे ज्यादा मिलने लगे तो ये फ्यूज वायर
उससे ज्यादा करंट जैसे ही इसके अंदर से फ्लो हो तो ये हीट हो जाए, और हीट होकर के इसको स्वीटेबल मेल्टिंग पॉइंट जो कि लो होती है, कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर होता है ये, ठीक। और क्या करते हैं कि इससे फ्लो करेंगे तो जब इसके अंदर से करंट ज्यादा फ्लो हो जाएगी, आई स्क्वायर इंक्रीज कर जाएगा, तो रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी ज्यादा है ही, और जब उसको लगेगा कि ज्यादा करंट फ्लो हो रही है और जितने के लिए उसको बनाया जाएगा, मान लीजिए कि किसी फ्यूज वायर को 1 एम्पियर के करंट के लिए बनाया गया है, किसी को 2 एम्पियर के लिए, किसी को 3 एम्पियर के लिए, किसी को 5 एम्पियर के लिए, किसी को 15 एम्पियर के करंट के लिए, जिसके अकॉर्डिंग उसको बनाया जाएगा, उस हिसाब से उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स किया जाएगा, उस हिसाब से उसका रेजिस्टेंस रखा जाएगा। और हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड आई स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंग जब उसके अंदर से करंट, मान लीजिए इसके अंदर से 1 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो होने लग जाए, तो ये क्या करेगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और जब पिघल गया तो डिस्कनेक्ट हो गया, यानी कि बिजली की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कट हो गई, और अब आपके अप्लायंसेस खराब नहीं होंगे। ऐसे ही 2 एम्पियर में, 3 एम्पियर में, 5 एम्पियर में, 15 एम्पियर में, जितने एम्पियर के करंट आपको फ्लो करने हैं उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूज वायर को यूज करते हैं, ठीक। अच्छा, फ्यूज वायर क्या, फ्यूज वायर कॉपर एंड निकिल के एलॉय से बना होता है। फ्यूज वायर कॉपर एंड निकिल के एलॉय से बना होता है, ठीक। कई बार टिन एंड लेड के एलॉय से भी बना होता है। डिपेंड करता है कि उसको कितना मेल्टिंग पॉइंट और कितना रेजिस्टेंस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये फ्यूज वायर बनाया जाता है। इज इट क्लियर? क्या यहां तक क्लियर है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। तो कुल मिलाकर के क्या चीजें हमने जानी? हमने जाना कि जब भी करंट फ्लो होता है तो कई सारे तरीके के इफेक्ट्स आते हैं। उन इफेक्ट्स में एक हीटिंग इफेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है कि करंट जब फ्लो होता है तो उसका अपोज होता है, उस अपोज की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट डिपेंड करती है कि करंट कितना ज्यादा फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है, कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है ना। और करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में एंड टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ये हीट होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की जब हमने बात की तो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी हमको मिला। उसको हमने प्रूव किया किससे? वर्क डन के या पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले को यूज करके, क्लियर। और वहां पर उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने आई स्क्वायर आर टी को 3 फॉर्म में, आई स्क्वायर आर टी H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी और H इज इक्वल टू वी आई टी, इन 3 फॉर्म्स में यूज कर लिया। और फिर हमने देखा कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास हैं जो हीटिंग इफेक्ट पर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करती हैं, बेस्ड हैं। तो उसमें हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर, ये सारी चीजें जो हीट करने के काम में आती हैं। और इसके साथ साथ हमारा फ्यूज वायर होता है, ठीक। इन चीजों में मेल्टिंग पॉइंट भी आई होता है, रेजिस्टेंस भी आई होता है ना। टंगस्टन से बना होता है बल्ब का फिलामेंट, और इसके अंदर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। तो जितने करंट के फ्लो के लिए उस फ्यूज वायर को बनाया जाएगा, अगर उससे ज्यादा करंट का फ्लो होने लगता है तो आई स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंग वो हीट हो जाएगा, और हीट अप होने से मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट लो रखा गया है, उतना ही रखा गया है कि इतनी हीट ही बर्दाश्त कर सके। और जब ये फ्यूज वायर कट जाएगा तो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब नहीं होंगे, ठीक। मैंने बचपन में अपने फादर से पूछा था कि ये बार बार फ्यूज वायर कट जाया करता है, तो क्यों इसके अंदर अच्छा सा वायर इस्तेमाल किया जाए ना, कि ये ना कटे। प्रॉब्लम हो जाती थी जैसे ही फ्यूज वायर कट गया और अब चले उसको फिर ठीक करवाएं। तो मुझे यही बात उस टाइम पर हमारे फादर ने बताई थी कि ये बना ही इसलिए है कि कटे, यानी कि ये कटने के लिए ही बनाया गया है, जिससे कि हमारे घर के अप्लायंसेस खराब ना हो। यानी कि कई बार ये भी जरूरी होता है ये चीजें, हाँ ठीक है। बस इतना ही बोलूंगा। और ये था हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वीडियो। जो कुछ आपको समझ में आया है उसको रिवाइज करते रहिए, जो समझ में नहीं आया है उसे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक। और इसके बाद हम बात करेंगे पावर। में छोड़ दे रहा हूं, छोटा सा टॉपिक है 5-7 मिनट का। पावर इसलिए छोड़ दे रहा हूं क्योंकि उस पावर के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस
इसके नेक्स्ट लेक्चर में उसके साथ साथ ही करेंगे। तो इसलिए इसको आज के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।